हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ एनाइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज इकोनॉमी के लेसन। इकोनॉमी में बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे टॉपिक है, उसे हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स देखेंगे WPI के बारे में। एंड देन यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। ये जो स्कीम है इसके अंदर कितनी फ़ेज़ 1 में डेवलपमेंट हुई है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। स्वामित्व स्कीम है, इसे देखेंगे। एंड लास्ट वन इज़ कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जैसे टाइम बचेगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे टॉपिक को कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेसन में मैं जो क्वेश्चन पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ और फिर इकोनॉमी पढ़ लेंगे, फिर कल हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन पूछी थी। सबसे पहले रोकपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ है और किन 2 देशों के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। सेकेंड वन इज़ कि स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट जो कि 1675 का है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है और किन 2 देशों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुई थी। और थर्ड बताना है कि केमिकल वेपन कन्वेंशन, क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है या फिर नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट की जो करेक्ट आंसर है वो है येस, कि इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, रोपर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ये इनिशिएटिव है जो कि इंडिया और रशिया के साथ, इंडिया और रशिया यहाँ पे मिलकर ये इनिशिएटिव लिए। और ये जो आपका एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट है ये बांग्लादेश में सेटअप किया जा रहा है। ओके, तो बांग्लादेश की ये प्रोजेक्ट है, लेकिन ये किसके द्वारा बनाई जा रही है, तो इंडिया और रशिया के साथ। स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट देखिए 1675, तो ये एग्रीमेंट आपका साइन किया गया था फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ये पहली इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि केमिकल वेपन्स के यूज़ को लिमिट किया गया है। तो केमिकल वेपन्स के यूज़ को लिमिट करने के लिए, क्योंकि आप देखो कि ईरान न्यूक्लियर डील फिर से रीस्टार्ट हो चुका है, तो मे भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज मुझे सॉल्व करानी थी, बट अभी मैं क्वेश्चन नहीं बना पाई, तो वो भी मैं आपको जो है नेक्स्ट लेसन में ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी। और इकोनॉमी की जितनी टॉपिक आज हम लोग स्टडी करने वाले, उससे रिलेटेड भी जो भी क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो आज के लिए बस इतनी ही क्वेश्चन है जो कि लास्ट लेसन में पूछी थी। चलिए आज के लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और छोटी सी न्यूज़ आप सबके लिए कि वीज़ एंड आइज की टेस्ट सीरीज़ पे आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। कमिंग संडे को आपको टेस्ट 3 देखने को मिलेगा जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। बाकी यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है, अभी हम लोग फुल लेंथ टेस्ट जो कि टोटल 5 यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगी, तो 2 कंप्लीट हो गए, ये थर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है उसमें आप लोग मेल करके जो भी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हो और वहीं से आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले ये देखिए कि इस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी हाईएस्ट होलसेल इन्फ्लेशन जो रेट है वो देखने को मिला। इट मीन्स कि अक्टूबर 2012 के बाद से जो होलसेल इन्फ्लेशन रेट है वो इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच में देखें तो, और जो एनुअल रेट है होलसेल प्राइस इंडेक्स का वो 7.39% है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में समझने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक चीज़ समझते हैं कि एक्चुअली ये WPI है क्या। तो देखिए हमारे कंट्री में जो जितने भी सामान हैं उन सब की प्राइसेस को यहाँ पे देखा जाता है कि कितना प्राइसेस बढ़ रही है, उससे हमारे इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मार्केट में इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है। अगर जो भी सामान है, कमोडिटीज़ है, गुड्स है, उसके अगर दाम बढ़ रहे हैं तो उससे जो है मार्केट में क्या इन्फ्लेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए सरकार के पास 2 तरीके का टूल है। एक तो है WPI जो कि हम लोग पहले यूज़ करते थे, अब हम लोग यूज़ करते हैं CPI, तो ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए WPI क्या होता है, WPI ओवरऑल जो है एवरेज चेंजेस बताते हैं कि प्राइस में किसी भी सामान का जो है होलसेल लेवल पे कितना प्राइस है, यानी कि थोक में पूरा आप लोग कहते हो ना कि बल्क में, तो बल्क में कितने कमोडिटीज़ को बेचा गया, कितने कमोडिटीज़ को जो है वो आपका ट्रेड किया गया, ना कि सिर्फ वैसे गुड्स। देखिए CPI और WPI के बीच में जो डिफरेंस है ना वो ये है कि CPI में जो है किसी भी गुड्स का होलसेल देखते हैं कि एक जो होलसेल प्राइस होता है, जैसे आप लोग देखते हो कि होलसेल शॉप होता है, वहाँ पे आप जाओगे तो पूरे आपको पैकेट के पैकेट लेने होंगे, आपको 1-2 पीस वहाँ से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे होलसेल के लेवल पे ही देखा जाता है कि प्राइस कितना है कमोडिटीज़ की और उससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन देखते हैं। इट मीन्स कि जो कंज्यूमर यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर जो भी दुकान से जाकर खरीदते हैं पर्टिकुलर चीज़, तो उससे कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसकी क्या प्राइसेस है, एक पर्टिकुलर चीज़ की जो है कोई पर्टिकुलर गुड्स की प्राइसेस कितनी है, तो उस चीज़ को हम लोग मेज़र कर पाते हैं जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है। जैसे हम जैसे लोग जब गुड्स खरीदने जाते हैं और उसको हम लोग खरीद के लाते हैं, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है कि हाँ कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं उस गुड्स के प्राइसेस के
अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखो कि कंज्यूमर के बेसिस पे कंज्यूम जितना कर रहे हो उस बेसिस पे यहाँ पे इन्फ्लेशन मेजर होता है, और WPI में होलसेल प्राइस के बेसिस पे, जो कि सामान का एकदम बल्क में कितना प्राइसेस है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे देखो कि एवरेज प्राइस कितना है सामान का, उसमें कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है, वो भी होलसेल लेवल पे यहाँ पे WPI में ये देखने को मिलता है। WPI की सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है ना कि यहाँ पे सर्विसेज की प्राइसेस को काउंट नहीं किया जाता, यहाँ पे सिर्फ सामान की प्राइसेस को काउंट किया जाता है। इट मीन्स कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कुछ सर्विस और भी वहाँ पे दिया जाता है, तो वो सारे सर्विसेज ऐड ऑन नहीं होते। बट CPI में सर्विसेज भी ऐड ऑन होते हैं, तो गुड्स और सर्विसेज की टोटल प्राइस को अगर हम लोग मेज़र करेंगे तो एक्चुअल इन्फ्लेशन पता चलता है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि WPI को छोड़ के CPI में शिफ्ट हो गए, और CPI में क्योंकि सामान और गुड्स जो कि रिटेल प्राइस में, और साथ ही साथ आपका जो सर्विस है वो भी यहाँ पे पता चलता है उसकी प्राइस किस तरीके से बढ़ रही है, घट रही है। रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है? ये जो डेटा हम लोग देख रहे हैं ये इकोनॉमिक एडवाइजरी है इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। बेस ईयर अगर हम लोग देखें तो बेस ईयर 2017 में रिवाइज़ किया गया था, पहले ये 2004-05 था, बट नाउ इट इज़ 2011-12। बेस ईयर कहने का मतलब है कि आप लोग देखो कि 2021 में जब हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि WPI कितना है तो 7.3% है, इट मीन्स कि हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं फ्रॉम 2011-12। तो 2011-12 में कितना था, तो उसके कंपैरिजन में ये देखने को मिल रहा है कि हाँ इतना परसेंट बढ़ गया। तो एक बेस ईयर यहाँ पे काउंट किया जाता है, उसी के बेसिस पे हम लोग मेज़र करते हैं। कंपोनेंट क्या है, WPI में क्या क्या देखने को मिलता है? तो कंपोनेंट अगर हम लोग WPI के बास्केट में देखें तो टोटल तो यहाँ पे जितने सामान हैं वो 697 है। 697 को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसमें आपको 117 आइटम्स देखने को मिलेंगे। सेकंड वन इज़ फ्यूल एंड पावर, जिसमें कि 16 आइटम्स हैं। एंड थर्ड वन इज़ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, जिसमें कि 564 आइटम्स हैं। तो ये तीनों हम लोग देख लेते हैं। ये 3 कैटेगरी में आपको WPI का देखने को मिलेगा। इसमें देखिए क्या क्या सामान है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज आपको देखने को मिलेगा वो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का, और सबसे ज़्यादा आइटम भी इसी के अंदर है। 64% है वेटेज एंड आइटम इज़ 564। सेकंड नंबर पे है प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसकी वेटेज यहाँ पे 22% है, एंड यहाँ पे वेटेज 22% है, एंड नंबर ऑफ आइटम इज़ 117। थर्ड नंबर पे फ्यूल्स एंड पावर है, जिसमें कि आपका वेटेज 13% है, एंड आइटम नंबर इज़ 16। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा इसकी वेटेज, देन यहाँ पे प्राइमरी आर्टिकल्स है, देन यहाँ पे फ्यूल एंड पावर है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, क्या पता ये आपको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने आ जाए। तो प्राइमरी आर्टिकल्स में भी आपका फूड आर्टिकल है और नॉन फूड आर्टिकल है। फूड आर्टिकल में बेसिकली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, मिल्क, मीट, फिश और जितनी भी पैडी, वीट, पल्सेस, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप खाना खाते हो। नॉन फूड आर्टिकल्स में क्या क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑयल सीड्स आ गए, फाइबर आ गए, पेट्रोलियम है, क्रूड पेट्रोलियम है, मिनरल्स है। तो ये सारी चीज़ आपकी जो है प्राइमरी आर्टिकल्स में आ गए। फ्यूल और पावर में तो आप समझ रहे हो किससे किससे हमें जो है पावर जनरेट होते हैं और फ्यूल के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कोल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मिनरल्स ऑयल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, LPG, ये सब कहाँ आ जाता है, तो ये आपका फ्यूल एंड पावर के अंदर। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है और मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट है। तो मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट में क्या क्या है, तो शुगर, टोबैको प्रोडक्ट, वेजिटेबल, एनिमल ऑयल और यहाँ पे फैट्स है। वहीं अगर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में देखें तो ये आपका टेक्सटाइल हो गया, एपरल है, केमिकल है, प्लास्टिक, पेपर, सीमेंट एंड मेटल्स। सो इस तरीके से ये ब्यूटीफुली यहाँ पे आपका जो है डिज़ाइन किया गया है। ये काफ़ी बेहतरीन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बार बार देखते रहिएगा तो आपके माइंड में ये क्लियरिटी निकल कर आ जाएगी। अब देखिए कि WPI CPI में मेन डिफरेंस समझते हैं तो ये आप लोग समझ पाओगे। इंडिकेट क्या करते हैं, WPI जैसे आप समझ रहे हो कि बल्क कितना सामान का यहाँ पे सेल हुआ है, और CPI में अगर हम लोग देखें तो कितना चेंजेस आए, यानी कि रिटेल लेवल पे जो है कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ रहा है एक टोमेटो केचप को खरीदने के लिए, या फिर पूरे बल्क में टोमेटो केचप को यहाँ पे बेचा जा रहा है तो उसमें कितने एवरेज प्राइसेस की चेंज हो रही है। तो ये आप देख लीजिए, ये दुकानी लेवल पे देखने को मिल रहा है, यानी कि दुकान में रिटेल लेवल पे कितना यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है, और ये होलसेल प्राइस हम लोग देख रहे हैं WPI में। कवर क्या क्या किया जाता है, तो WPI में सिर्फ सामान को देखा जाता है, लेकिन CPI में आपका गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ। बेस ईयर क्या है, तो बेस ईयर आर सेम फॉर बोथ, आप देख सकते हो 2011-12 फॉर CPI एंड WPI। ओके, पब्लिश यहाँ पे डिफरेंट है। तो WPI को जो पब्लिश किए जाते हैं वो इकोनॉमिक एडवाइजरी है, अभी हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है। बट CPI को जो रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा है। ओके, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि CPI की जो रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश होती है वो 4 कैटेगरी में पब्लिश होती है, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4।
तो ये 4 कैटेगरी में सीपीआई की जो रिपोर्ट है वो आपकी पब्लिश होती है। तो आपको चारों कैटेगरी का नाम बताना है, प्लस आपको ये बताना है कि चारों कैटेगरी की जो यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वो यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री भी अलग है। तो आपको बताना है कि कौन सी रिपोर्ट किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है और कौन ऑर्गेनाइजेशन इसको यहाँ पे लॉन्च करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली जो रिपोर्ट यहाँ पे होता है ये आप बेसिक बात बताइएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्यों WPI की जो यहाँ पे सर्ज हुआ है, यानी कि जो WPI यहाँ पे बढ़ा है, इसकी प्राइस बढ़ी है, यानी कि होलसेल की प्राइस बढ़ी है। तो क्यों बढ़ी है? सबसे पहला है कि आप देख रहे हो कि कोविड-19 है, पैंडेमिक है, जिसके कारण जो है लॉकडाउन हो चुके हैं। लॉकडाउन के कारण जो है बेसिकली हमारे जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो चुका है। तो कल हम लोग देखे थे कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव आया है, SCRI। अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन के सेकंड पार्ट नहीं देखे हो तो आप बहुत बड़ी एक अच्छी टॉपिक थी, उसको मिस कर दिए। तो ये जो आप देखो कि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया है, उसकी वजह से देखने को मिलेगा कि बहुत कम ही जो है सामान की सप्लाई हो पा रही है, एक जगह से दूसरी जगह हो पा रही है। तो जब सामान की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, सप्लाई चेन ब्रेक हो जाता है और लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। तो जैसे ही लोगों की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होता है तो बेसिकली उस कॉमोडिटीज़ का या उस गुड्स का आप देखोगे कि प्राइस बढ़ जाता है। तो यही रीज़न है कि पहले तो सप्लाई डिसरप्ट हो गया, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो चीज़ है उसकी दाम बढ़ गई। जैसे आप प्याज की भी देखते हो कि सप्लाई कभी डिसरप्ट हो जाता है और मार्केट में अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसलिए प्याज के दाम भी बढ़ जाते हैं। वैसे ही कुछ खास यहाँ पे हमारे जो है गुड्स के साथ हुआ है। साथ ही वैल्यू जो है रुपीज़ की वो डिप्रिशिएट हो गई। अगर आप देखो रुपी की जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो गई, क्योंकि RBI जो है कुछ यहाँ पे मेजर्स लेकर आ रहे हैं और इनका मेजर्स है कि जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड यहाँ पे रिलीज़ किया जा रहा है वो इंटरेस्ट रेट बहुत कम दे रहे हैं। देखिए पैंडेमिक का सिचुएशन है और अगर यहाँ पे सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो सरकार क्या करते हैं कि GSEC वगैरह ये सब बेच देते हैं या फिर आपका गवर्नमेंट बॉन्ड ये इशू किया जाता है। तो ये सब जो है आपका डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इससे क्या होता है ना कि इसको देने से और लो इंटरेस्ट रेट पे ये दिया जा रहा है तो सरकार के पास पैसे आते हैं, और लो इंटरेस्ट रेट रहेगा तभी इसको कोई परचेज़ करेंगे। जिससे कि आप देखो आज के डेट में सबकी बिजनेस ठप पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा मंदी है, बहुत सारे लोगों को लॉस हो रहा है, तो हाई इंटरेस्ट रेट में कौन परचेज़ करेगा। तो सरकार भी हमारी जो है वो थोड़ी मजबूर है, इसलिए इस तरीके का स्टेप उठा रहे। लेकिन इससे क्या हुआ कि अगर आप लोग देखोगे कि हम लोग कह रहे हैं कि रुपये की वैल्यू घट गई, तो कैसे घट गई ये हम लोग डॉलर के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, वो इंटरनेशनल करेंसी के जैसा उसको एक्सेप्ट किया गया है। बट हमारा रुपये जो है वो डोमेस्टिक करेंसी है, हम लोग अपने ही देश में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो डॉलर के कंपैरिजन में देखा जाता है कि हमारे रुपये की वैल्यू क्या है। अभी आप देखो कि $1 इज इक्वल टू आपकी रुपीज़ जो है 72 और 73 के बेसिस पे देखने को मिल रहा है कि इतना ही है। लेकिन जब डिप्रिशिएट हुआ था ना, क्योंकि ये अप्रैल मंथ की हम लोग पढ़ रहे हैं और अब तो मई एंड हो रहा है, तो उस समय जो है 76 रुपीज़ तक चली गई थी। इट मीन्स कि $1 का जो हम लोग मान लीजिए कि अगेन मैं टोमेटो केचप ही खरीदूंगी, तो 72 रुपीज़ जहाँ मैं मार्च के मंथ में दे रही थी, अप्रैल मंथ में क्या हुआ कि वैल्यू ख़त्म हमारी डिप्रिशिएट हो गई और $1 की जगह हम लोग को 76 रुपीज़ देना पड़ रहा है। इट मीन्स कि 4 रुपीज़ मुझे अपने जेब से ज़्यादा देना पड़ रहा है। इट मीन्स कि हमारी वैल्यू जो है रुपीज़ की वो घट गई है। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं। सेकंड रीज़न क्या है डिप्रिशिएशन का, कि हमारे यहाँ का जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री से बाहर निकल गए हैं। क्योंकि आप देखिए इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टर्स जो है उनको भी घाटा हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं हो रहा है इस तरीके की सिचुएशन को लेकर। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उनकी भी आउटफ्लो होने लगी, वो भी हमारे देश से निकलने लगे, जिससे कि हमारे रुपये की डिप्रिशिएशन देखने को मिल रही है। सो 2 रीज़न है रुपये की डिप्रिशिएशन की। एक तो कि हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है उसको इशू किया जा रहा है एट लो इंटरेस्ट रेट, एंड सेकंड वन इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, थर्ड कारण क्या है? थर्ड कारण ये है कि कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ गई। ऑब्वियस है, आप देखो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, जिसके कारण आप देखो कहीं ना कहीं 100 रुपीज़ भी पेट्रोल चल रहे हैं, डीजल चल रहे हैं। तो ये सारे कारण के इस सारे वजह से भी हो गया। साथ ही सीजनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट है। आप देखो समर में कुछ पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कुछ वेजिटेबल्स आपको सिर्फ समर में ही देखने को मिलेगा, और इसके कारण क्या होता है ना समटाइम्स कि ये हायर हो जाता है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन कहने का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। मार्केट में जब सामान की दाम बढ़ जाती है अनएक्सपेक्टेड और डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन भी तभी होता है जब कोई ऐसी सामान होते हैं, जैसे कोई ख़राब होने वाली जो प्रोडक्ट है जिसको आप नहीं खाओ तो ख़राब हो जाए। और आप समर में देखो कि अभी बेसिकली आपका वाटरमेलन है, क्यूक्यूम्बर है, जो कि इसी सीज़न में मिलता है। अब तो आपको हर सीज़न में देखने को मिलेंगे क्यूक्यूम्बर, 12 मंथ मिलेगा, बट वो तो आपका जो है आप लोग जानते हो आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है, वो सब इंजेक्शन दे के। बट अभी क्या है कि उसकी नेचुरल सीज़न है। तो इस समय क्या होता है ना कि कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जो कि सीजनली अवेलेबल होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उससे भी प्राइस हाई हो जाते हैं। साथ ही अनरिलायबिलिटी ऑफ डेटा।
सबसे प्रॉब्लम ये है ना हमारे यहाँ कि डेटा एक्यूरेट हमें नहीं देखने को मिलती है, और ये भी बात आप जानते हो कि सरकार डेटा छुपाते भी है। कुछ ऐसी जो हमारे देश में खराबी चल रही है उसके बारे में सरकार कभी खुल के बात नहीं करती है। अब देखो हमारे रोजगार के बारे में सरकार बात नहीं करती है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, बट इससे रिलेटेड कोई भी डेटा जो है सरकार पब्लिश नहीं करती। हमारे देश में भूखमरी से कितने लोगों की जान जाती है ये सरकार नहीं बताती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आप देखो कि डेटा हमारे पास तो एक आता नहीं, और डेटा अगर आएगा भी तो उसके ऊपर रिलाय नहीं करते हम लोग, डेटा को यहाँ इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो दीज आर द रीज़न जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो सर्ज हो गई है, यानी कि प्राइस हमें होलसेल का जो है बढ़ते हुए दिख रहा है। अब इसका क्या इंप्लीकेशन है, बढ़ना था तो बढ़ ही गया, लेकिन क्या इंप्लीकेशन है? इंप्लीकेशन है ना, यहाँ पे आपको रिटेल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। जब आप दुकान में खरीदने जाओगे, जैसे होलसेल में की पूरी थान अगर यहाँ पे महंगी है, तो उससे एक एक प्रोडक्ट जब निकल के बेचाता है ना, तो वो आपको और महंगी देखने को मिलेगा। आप जब बल्क में चीज़ें खरीदते हो तो आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन एक ही सिंगल चीज़ आप खरीदोगे तो आपको महंगा पड़ता है कि नहीं? अब एक पेन जो अग्नि आईसी जेल पेन था, अभी भी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका, तो अग्नि आईसी जेल पेन आप एक एक बार में लोगे तो वो 3 रुपये का आता है, लेकिन वही आप पूरे 10 का पैकेट ले लो तो आपको 10 के पैकेट में आपको एक दो पेन जो है ना वो फ्री मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा। इतने इतने ये होलसेल में लेने में फ़ायदा होता है, तो एक लेने में और ज़्यादा यहाँ पे महंगा होता है। तो इसीलिए देखिए रिटेल लेवल पे, यानी कि जो दुकान लेवल पे यहाँ पे आपका दाम बढ़ जाएगा। और रिटेल इन्फ्लेशन जो है ऑलरेडी आप देखो कि 5.52% चला गया था मार्च में, क्योंकि आप देखो एक तो फ्यूल के दाम बढ़ गए, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में सामान जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है कि नहीं? तो सारी चीज़ यहाँ पे आप एक साथ जब इंटीग्रेट करोगे तब समझ में आएगा कि हाँ सामान की दाम क्यों बढ़ रही है। पॉलिसी रेट कट हो रहे हैं, डब्ल्यू नंबर आप देखोगे तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन मेट्रिक नहीं होता है, वो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में इस चीज़ को जो है सेटअप नहीं करते हैं। शार्प स्पाइक जो देखने को मिला है, इससे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है एक प्रिकॉशनरी मेजर ले रही है कि डब्ल्यू की जो यहाँ पे दाम है, चीज़ों की जो दाम है वो बढ़ते जा रही है, तो इससे हमें रेट कट करने की ज़रूरत है। हायर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है, इट मीन्स कि ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो फ्यूचर आने वाले जो दिनों में इन्फ्लेशन होगा वो भी बढ़ते जाएगा, यानी कि चीज़ों की दाम जो है वो बढ़ती जाएगी। ड्यूअल प्रेशर हो रहा है इकॉनमी में, एक जगह आपको देखने को मिलेगा कि हाई इन्फ्लेशन है और दूसरी जगह रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि चीज़ों की दाम भी बढ़ रही है और दूसरी जगह रेस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है। हर ऑलमोस्ट अभी देखो आप हर राज्य में लॉकडाउन है, लोग चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और जो भी निकल रहे हैं वो अपनी ज़रूरतमंद के सामान लेकर वो वापस आ रहे हैं। तो लोग जो है इससे में क्या होता है कि खुल के खरीद नहीं पाते, सामान खरीद नहीं पाते, रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप देखो कि हाई इन्फ्लेशन है। हाई इन्फ्लेशन तो है ही, चीज़ों की दाम बढ़ रही है, तो लोग जो है ना अपने मतलब कि जेब को बचाने के लिए कटौती कर देते हैं, क्योंकि आप देखो कि हायर अनएम्प्लॉयमेंट भी है। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बेरोजगारी होगी, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे और मार्केट में दाम बढ़ जाएंगे चीज़ों की, तो लोग उसको कैसे खरीदेंगे? हर तरीके की समस्या एक साथ है, तो आप देखो कि इकॉनमी में दोनों तरीके का प्रॉब्लम है, एक जगह रेस्ट्रिक्शन है कोविड-19 के कारण, तो एक जगह आपको जो है हायर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। सो दीज आर द इम्प्लीकेशन जो कि बहुत बुरी हो गई है हमारे इकॉनमी में, हमारे देश में। कंक्लूजन यही बताया जा रहा है कि सीपीआई जो है एक मच क्लियर पिक्चर देता है इन्फ्लेशन का डब्ल्यूपीआई से, इसलिए हम लोग सीपीआई को ही यहाँ पे प्रेफर करते हैं। लेकिन ये ऐसा इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि हम लोग ओवरलुक कर दें, यानी कि जो डब्ल्यूपीआई की यहाँ पे वैल्यू सर्ज हो रही है, जो आप चीज़ों की एवरेज वैल्यू देख रहे हो होलसेल में ये बढ़ते जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको इग्नोर कर दें। इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सीपीआई एक क्लियर पिक्चर देता है, तो सीपीआई को तो फॉलो करें बट डब्ल्यूपीआई को भी देखते रहना चाहिए। ओके, अब देखते हैं कि डब्ल्यूपीआई की सिग्निफिकेंस क्या है।
सारे लोगों को जो कि यहाँ पे होमलेस है, जिनके पास घर नहीं है या फिर कच्चा घर में रह रहे या फिर जो है टूटा फूटा या फिर पुराने घर में रह रहे हैं, तो वैसे लोगों को 2022 तक सरकार ने वादा किया है कि उनको पक्का घर मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए दो तरीके से। एक तो है कि यहाँ पे जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट कि कैसे कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, और दूसरा तरीका है यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्लूजन। इट मीन्स कि ऑटोमेटिक इंक्लूजन में देखें कि क्या क्या क्राइटेरिया है, बट एक सेंसस के बेसिस पे, लेकिन सेंसस के बेसिस पे भी जो है सरकार ऐसे ही नहीं चुन लेगी सबको, वो ग्राम सभा के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, तभी वहाँ पे गाँव में जो है लोगों को घर प्रोवाइड किया जाएगा। और ऑटोमेटिक क्राइटेरिया क्या है, ऑटोमेटिक में देखिए जो हम लोग PT 365 सोशल इश्यूज़ में मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो उस समय मैं बताई थी कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए सरकार के द्वारा 2013 में ही एक कानून लाया गया, जिसमें कि ये कहा गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको रोकना है, इसमें किसी भी लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करना है, साथ ही साथ जो भी लोग यहाँ पे हैं उनको रिहैबिलिट किया जाएगा। तो उसमें ये भी था कि जो लोगों को घर प्रोवाइड नहीं किया गया है तो उनको पे घर प्रोवाइड करेंगे। अब ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि सेंसस में ये जो है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में इनका नाम हो या ना हो, लेकिन ये मैनुअल स्कैवेंजर्स है तो इनको यहाँ पे जो है पक्का हाउस सरकार के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही आप देखो कि आपकी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि ऐसे ट्राइबल ग्रुप है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप है ना जो जंगलों में रहते हैं, किसी तरह वो घास फूस के जैसे घर बना कर रहते हैं, तो उनके पास भी पक्का हाउस नहीं होता है, तो उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। लीगली रिलीज जो बॉन्डेड लेबर है, बंधुआ मजदूर भी जो है उसको अगर कानूनी तौर पर रिलीज़ किया गया है तो उनके पास तो रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो अब उनको यहाँ पे घर प्रोवाइड किया जाएगा। ऑटोमेटिक इंक्लूजन है। हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर, यानी कि घर तो है लेकिन उनका जो है छतें नहीं निभा रहे हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो वैसे लोगों को दिया जाएगा। साथ ही डेस्टिट्यूट या लिविंग ऑन एम, यानी कि कहीं पे भी रह रहे हैं, एक एम लेकर रह रहे, तो वैसे लोगों को भी जो है ना, तो यहाँ पे ये बातें कही जा रही है, ठीक है। तो ये डेस्टिट्यूट यानी कि जिनके पास घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो वैसे लोगों को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। और लिविंग ऑन, अच्छा लिविंग ऑन एल्म्स है, मुझे लगा एम, अच्छा यहाँ पे देखिए मैं अभी बोल रही थी कि एम्स है, ये लिविंग ऑन एल्म्स है, यानी कि यहाँ पे भी वही बातें होती है कि जो कि चैरिटी जो होते हैं, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे NGO है जो कि लोगों को जिनके पास घर नहीं है उनकी सेवा करते हैं, तो वैसे ही लोग जिनका अपना खुद का घर नहीं है, लेकिन ना ही खुद का घर है ना ही वो 2 वक्त की रोटी कमा पा रहे हैं, तो वैसे लोगों को भी इंक्लूड किया जाएगा। जो चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है, तो वैसे लोगों को भी ऑटोमेटिक इंक्लूजन यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, ये जो यहाँ पे देखिए यूनिट साइज़ कितना है, तो मिनिमम साइज़ जो यूनिट का कहा जा रहा है वो 25 स्क्वायर मीटर है, जो कि यहाँ पे डेडिकेटेड एरिया है, यानी कि इतना स्क्वायर मीटर का जो है यहाँ पे घर मिलेगा, और डेडिकेटेड एरिया है जिसमें कि आपका हाइजीन कुकिंग भी होनी चाहिए। यूनिट असिस्टेंस कितना है, तो ये प्लेन में आपका 1.2 लाख है, और हिली एरिया में 1.3 लाख है, हिली एरिया साथ ही डिफ़िकल्ट एरिया में भी। शेयरिंग पार्टनर अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो प्लेन एरिया में 60% फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, 40% फंड स्टेट गवर्नमेंट। वहीं अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखें और 2 हिमालयन स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर का, तो इसमें 90% फंड यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं एंड 10% फंड यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देते हैं। और यूनियन टेरिटरी जो भी आपका है, जिसमें कि लद्दाख भी आ रहा है, तो उसके लिए 100% जो असिस्टेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये है शेयरिंग पैटर्न। साथ ही अदर फीचर्स भी आप लोग देख सकते हो। सिंगल स्टेट नोडल अकाउंट है और 100% डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, यानी कि जो भी यहाँ पे पैसे का आदान प्रदान करना है, ट्रांसफ़र करना है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू होगा, यानी कि जो भी यहाँ पे बेनिफिशरीज़ हैं उनके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। साथ ही एक मोबाइल ऐप भी है, आवास ऐप है, जो कि रियल टाइम मॉनिटर करेंगे कि कितना यहाँ पे हाउसेस की जो कंस्ट्रक्शन है उसका किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, कैसे यहाँ पे काम चल रहा है। साथ ही एविडेंस बेस्ड यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि कंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्रेस देखा जाएगा वो जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स के थ्रू देखा जाएगा। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे फोटोग्राफ्स होंगे जोग्राफिकल लोकेशंस का, आप देखो कि सैटेलाइट बेस्ड भी किया जा सकता है। ये इस तरीके का यहाँ पे जो है एविडेंस के बेसिस पे ही मॉनिटरिंग होगी। साथ ही यहाँ पे देखें तो दूसरे प्रोग्राम के साथ भी इसको कन्वर्ज किया जा रहा है, जैसे कि बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा जो है 12,000 यहाँ पे दिया जा रहा है, जिससे कि टॉयलेट कंस्ट्रक्ट हो सके। और मनरेगा के द्वारा यहाँ पे अनस्किल्ड वेज लेबर भी दिया जा रहा है, 90 to 95 डेज़ का काम भी लोगों को दिया जा रहा है। इट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट भी दी जा रही है, साथ ही टॉयलेट भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है और हाउस भी यहाँ पे आपका बनाया जा रहा है, तो बेहतर बात है। क्वालिटी ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की जाएगी।
सेंसिटाइजेशन किया जा रहा है बेनिफिशरीज़ का। इट मीन्स कि आवास दिवस बनाया गया था, हाउसिंग डे ये कंडक्ट किया जा रहा है हर एक ब्लॉक में, ग्रुप ऑफ पंचायत में, जो कि यहाँ पे बता सके कि कौन कौन बेनिफिशरीज़ हैं, उनको और ज़्यादा यहाँ पे बाहर निकाल कर ला सके। यहाँ पे इसकी फैक्ट्स एंड फिगर है। ओके, इसके साथ ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोविड-19 के टाइम में जो है इस योजना में भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। अगर हम लोग 2021 फाइनेंशियल ईयर देखें तो लेस देन 6% जो हाउस है ना वो अभी सैंक्शन हो पाए हैं, और कंप्लीट होने के कगार में जो है वो लेस देन 6% ही है यहाँ पे। नेशन वाइड आप देखो कि जो यहाँ पे मिनिस्ट्री की टारगेट है कि 63 लाख हाउसेस प्रोवाइड करनी है 2021 में, तो अभी तक सिर्फ ओनली 34 लाख जो है वो एक्चुअली सैंक्शन हुए हैं, और जो कंप्लीट होने के कगार में, यानी कि ऐसे घर जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और वो कंप्लीट होंगे, तो ऐसे सिर्फ 1.9 लाख ही है, और ये एंड ऑफ जनवरी तक का बताया जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हो कि कितना स्लो प्रोसेस हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, साथ ही कुछ स्टेट आप देखो उड़ीसा और झारखंड है जहाँ पे लार्ज माइग्रेंट वर्कर पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस तो देखने को मिला है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर बहुत अच्छे तरीके से इंगेज है ये हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, तो यहाँ पे काम प्रोग्रेस में, लेकिन बाकी देशों में, बाकी एरिया में उस तरीके से काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है इसी से रिलेटेड जिसको गोल्स प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इट मीन्स कि गवर्नेंस एंड एक्सेलरेटेड लाइवलीहुड। यहाँ पे आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ पार्टनरशिप करके, साथ ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, गोल्स प्रोजेक्ट के थ्रू जो एफोर्डेबल हाउसिंग है यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये फर्स्ट कंपोनेंट है जिसमें कि बेनिफिशरीज़ को हाउस होल्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, और वाइडर रेंज ऑफ चॉइसेस होगी कि उनको किस तरीके का घर का डिज़ाइन चाहिए, घर में क्या मटेरियल चाहिए, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कैसा होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे उनका चॉइसेस है कि लोकल कंडीशंस भी यहाँ पे हो, यानी कि यहाँ पे उनको जो है बेनिफिट मिले, और इन्वायरमेंटल जो फुटप्रिंट है हाउसिंग का वो यहाँ पे रिड्यूस हो। इट मीन्स कि जो कार्बन इमिशन है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो इस तरीके का घर बनाया जाए जिससे कि ये सारी जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो काफ़ी हद तक कम हो पाए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल कि यहाँ पे बताया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में डिटेल, कि इसकी टारगेट किस तरीके से अचीव हो रही है, अभी कितना अचीव करना बाकी है, एंड कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो कि आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट दिस गोल्स प्रोजेक्ट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्कीम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्वामित्व स्कीम। तो स्वामित्व स्कीम में अभी क्या बात किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा जो पंचायती राज डे था, नेशनल पंचायती राज डे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पंचायती राज डे। इस दिन जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ई प्रॉपर्टी कार्ड। अब यहाँ पे स्वामित्व स्कीम में बातें क्या रखी गई है, फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इट मीन्स की जो फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के लिए वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत है। यहाँ पे क्या है कि एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, गांव में भी आप लोग की भी ज़मीन होगी कहीं ना कहीं, और वो ज़मीन जो है एक बहुत ही सेंसिटिव इशू होती है। इतना ये सेंसिटिव टॉपिक है ना कि इस चीज़ के लिए लोग जो है जब भी किसी के पास अच्छा खासा जब लोग प्रॉपर्टी अर्न कर लेते हैं तो कोई ना कोई ज़मीन ज़रूर खरीद लेते हैं, और मैक्सिमम लोगों के पास आप देखो ज़मीन होती ही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है ना कि बहुत सारे जो ज़मीन ये लोग खरीदते हैं उनके पास प्रॉपर पेपर वर्क नहीं होता है, तो प्रॉपर कागज़ नहीं होने के कारण जो गरीबों की ज़मीन होती है और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की ज़मीन होती है ना, उसको कई बार ठगा भी जाता है। ठगा इन द सेंस कि उनको पता भी नहीं होता और उनकी ज़मीन जो है किसी और को बेच दिया जाता है, या फिर उनका ज़मीन का ये एरिया है, बगल वाले ज़मीन का ये एरिया है, तो जब ये अपना घर कंस्ट्रक्ट करते तो इनका आधा एरिया खा जाते हैं। तो ये जो है ना कॉमन आप देखोगे कि ग्राउंड लेवल पे इस तरीके की प्रॉब्लम है। ज़मीन को लेकर आज भी लोग इतना लड़ते हैं, इतना झगड़ते हैं, और इसकी इतनी कंप्लेन होती है कि पूछना नहीं है। अब यही एक बात था जिससे कि आप देखो 9th शेड्यूल लाया गया, तो वो तो पॉलिटी की टॉपिक है, वो अलग हो जाएगी, बट इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना है। इतनी जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है ज़मीन के लिए, लोगों के पास ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, वो कभी कभी कागज़ नहीं दिखा पाते कि हाँ ये उन्हीं का ज़मीन है, जबकि वो यहाँ पे पैसे दे के खरीदे हैं। तो सरकार यहाँ पे उनके लिए कुछ काम आसान कर दी। सरकार कहे कि ठीक है अब आपको एक कार्ड मिलेगा, जैसे आधार कार्ड है, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास जो है अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस तरीके का सारा कार्ड है, पैन कार्ड है, तो अब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड भी मिलेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपके नाम का जो भी रजिस्टर्ड किया गया है ज़मीन, आपके नाम का उसका कार्ड बना दिया जाएगा, जिससे कि अब आपको पेपर संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, पेपर लेके दौड़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बस ये कार्ड अपने जेब में रखिए, कोई भी कभी भी ज़मीन से रिलेटेड विवाद होती है, बात होती है, तो आप इस कार्ड को दिखा के सामने वालों को बता सकते हैं कि हाँ प्रूव कर सकते हैं कि ये ज़मीन इनका है।
तो इसी चीज़ को है कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ राइट है, उसको अपडेट करना है, प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे लाया गया है, जिससे कि प्रॉपर्टी कार्ड यहाँ पे इशू करा सके एक्चुअली उन्हीं लोगों को जिनका वो ज़मीन है, जिनके वो हकदार है। तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है, किसी की भी ज़मीन उसकी प्रॉपर्टी होती है, कई सालों की मेहनत होती है, खून पसीने की वो कमाई की मेहनत होती है, तो इसलिए उसको यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड भी कहा गया है। नहीं तो लैंड कार्ड भी कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड आप समझ सकते हो कि ये एक आपकी भावनाओं को दर्शाता है। तो ये प्रॉपर्टी कार्ड देने के लिए यहाँ पे स्वामित्व स्कीम लाया गया है, ठीक है। और ये आपका ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही है सिर्फ। लेकिन यहाँ पे जो सर्वे किया जाएगा सारे ज़मीन का, वो ड्रोन सर्वेइंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है, यहाँ पे काफ़ी मिनिस्ट्री इंक्लूड है, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा, जो कि नोडल मिनिस्ट्री है। इट मीन्स कि नोडल मिनिस्ट्री कहने का मतलब है कि वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, साथ ही सहायता पहुँचाएंगे यहाँ पे स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट और सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये सारे कुछ यहाँ पे आपके कोलैबोरेटिव एफर्ट्स है जो कि साथ मिलकर काम करेंगे। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें तो ये नेशनल सर्वे है और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करते हैं। 1767 में इसको सेटअप किया गया और ये हमारे देश के सबसे पुराने हैं, यानी कि सबसे पुराना डिपार्टमेंट है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये एक लीडरशिप रोल प्ले करते हैं कि कैसे यहाँ पे जो है यूज़र फोकस्ड, कॉस्ट इफेक्टिव, रिलेबल और क्वालिटी जियो स्पेशल डेटा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। तो सर्वे ऑफ इंडिया है जो कि काफ़ी क्षेत्र में ये सर्वे भी करते हैं। स्वामित्व स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्वामित्व स्कीम का ऑब्जेक्टिव आप समझ सकते हो कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उसको कम करना है। लीगल केसेस बहुत ज़्यादा फाइल होते हैं, तो ये जो लोग जो है छोटी छोटी बात पे ज़मीन को लेकर इतना वाद विवाद होता है कि लोग कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, मीडिएशन यहाँ पे होता है, लोगों के बीच में नेगोशिएशन की कराने की बात होती है। तो ये सारा डिस्प्यूट ना हो, ये डिस्प्यूट तभी होता है जब लोगों के हाथ में वो प्रूफ नहीं होते हैं उनके खुद के ज़मीन का, ठीक है। और जो गलती से थक कर अगर उनकी ज़मीन को चोरी करना चाहते हैं तब इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट है वो यहाँ पे कम हो पाएगा, डिटर्मिनेशन हो पाएगी कि हाँ उनको कितना प्रॉपर्टी टैक्स देना है। ज़मीन के ऊपर टैक्स भी देना होता है तो बेटर तरीके से आप टैक्स भी दे पाएंगे सरकार को, कोई टैक्स की चोरी नहीं होगी। साथ ही यहाँ पे सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है कि बेटर तरीके से जो भी ज़मीन है उसका सर्वे हो सके। साथ ही डिमार्केशन हो। डिमार्केशन कहने का मतलब है कि अगर शर्मा जी ने इतना ज़मीन खरीदा है तो इसको बेटर तरीके से डिमार्केट कर दो, यहाँ पे एकदम बॉर्डर और बना दो और साथ ही साथ बोर्ड यहाँ पे लिख दो कि ये शर्मा जी की ज़मीन है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर वर्मा जी की ज़मीन है तो उसको भी इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डिमार्केट कर दो, तो ये डिमार्केशन भी बेटर तरीके से होगा। साथ ही आप देखो कि इस प्रॉपर्टी को फिनेंशियल असेट समझा जाएगा। ये होता भी है हमारे सिटीजन के और रूरल इंडिया में, ये एसेट भी है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड हो पाएंगे। मेनली प्रॉब्लम ये है ना कि लैंड रिकॉर्ड आज की भी डेट में आप देखो बहुत सारे राज्यों में पेन पेपर में ही होता है। अब ये अक्सर खो गया, भुला गया, कॉपी चोरी हो गई या कॉपी कहीं और रखा गई, तो लोगों की जो है सही तरीके से पता नहीं चलता है। तो इसको लैंड रिकॉर्ड को कई बार कहा गया कि डिजिटाइज़ करने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे सरकार भी है, राज्य की सरकार जो कि डिजिटाइज़ भी किए हैं। उसमें आपका कर्नाटक आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, जो कि लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करते हैं। तो अब क्या है ना कि एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड यहाँ पे आपका डेटा मिलेगा। साथ ही इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन हो पाएगी और ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो ये सारा इसका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को सोल्यूशन देना है। अब इस स्कीम को 2 फेज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहला है फेज़ 1 जो कि पायलट स्कीम है। देखा जाएगा कि हाँ इस तरीके का अगर कार्ड दिया जाता है लोगों को, प्रॉपर्टी कार्ड कह के, तो उनको फ़ायदा होता है कि नहीं। तो ये अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक ही था, ठीक है। 6 स्टेट यहाँ पे चुने गए थे, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और उत्तराखंड, ठीक है, जिसमें कि अप्रॉक्स 1 लाख विलेज को यहाँ पे कवर अप किया गया है। फेज़ 2 क्या है कि अभी से चलेगा ये मार्च 2024 तक, तो 4 साल तक चलेगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये 2020 से लेकर 2024 तक स्वामित्व स्कीम का यहाँ पे आपका टाइम ड्यूरेशन है। तो कंप्लीट सर्वे करना है जितने भी बचे हुए गाँव रह गए हैं। कंपोनेंट क्या है इस स्कीम की? तो सबसे पहले कॉर्स नेटवर्क यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। इट मीन्स कि कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन है। ये एक तरीके का यहाँ पे आपका नेटवर्क है जो कि रेफरेंस स्टेशन का है, जो कि यहाँ पे ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट को इस्टेब्लिश करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होगा, यानी कि एक एक्यूरेट जियो रेफरेंसिंग की जाएगी और डिमार्केशन ऑफ लैंड किया जाएगा। सबसे पहले तो जिसका जो जमीन
सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि वो देखेंगे कि हाँ कितना ज़मीन है और किसको किसको क्या दिया गया। तो सर्वे भी जो करना है वो ड्रोन का इस्तेमाल हाईटेक टेक्नोलॉजी के द्वारा करेंगे। इन्फॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन है, IEC इसे कहते हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम ये चलाती है जिससे कि लोगों को इसके बारे में बताना है, हर एक गांव तक लोग तक इस तरीके का बताना है कि सरकार उनके लिए ऐसी स्कीम लेकर आए हैं। साथ ही जो स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन है उसको इन्हांस करना है, जिसको ग्राम मानचित्र कह रहे हैं। तो डिजिटल स्पेशल डेटा और जो मैप है वो यहाँ पे ड्रोन सर्वे के तहत जो है इसको क्रिएट किया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी और डैशबोर्ड रिपोर्टिंग होगी, यानी कि ऑनलाइन रिपोर्ट यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाएगी और उसकी जो भी अपडेशन है वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट होंगे। इस स्कीम में क्या होगा कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा रेगुलर डिपार्टमेंटल मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये भी एक अच्छी बात है जो कि नेशनल और स्टेट लेवल पे आपका आपको खरीफ और रबी और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है इसमें कुछ प्रीमियम यहाँ पे देकर सरकार जो है इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड की है, जो कि इंश्योरेंस यहाँ पे मिलता है खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए। तो इसमें भी फ़ायदा होगा। रिलीफ यहाँ पे मदद रिलीफ मिलेगा, कंपनसेशन वर्क भी यहाँ पे होगा जो कि डिजास्टर अफेक्टेड एरिया में। तो हर एक एन नंबर ऑफ़ यहाँ पे आप देखो कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके, तो इसलिए बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम है। अब क्या क्या इश्यूज़ होगा इसको इम्प्लीमेंट करने में, ये समझते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि लैंड और बाउंड्री बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो कि उनको काफ़ी डिस्करेज करते हैं कि वो सरकार की पॉलिसी में यहाँ पे साथ देंगे कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि कम्युनिटी जो है, आप देखते हो कि आज की भी डेट में सरकार के लिए अगेंस्ट में अगर कोई भी यहाँ पे भड़का देना लोगों को, तो बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग का खास बात है, उनको जाके भड़का दो कि वैक्सीन नहीं लेनी है, ये इस वैक्सीन को लेने से ना जाने एन नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम हो जाएंगे, तो वो लोग नहीं लेंगे सरकार की वैक्सीन। अब ये सरकार की वैक्सीन क्या होती है, मतलब ये जो वैक्सीन है हमारे पास वो सब नहीं लेंगे अगर उनको भड़का दोगे तो इसलिए उनको अगर नेगेटिव इशू बता दोगे कि इस तरीके का प्रॉपर्टी कार्ड बन रहा है, तो वो नहीं बनाएंगे। अगर उनको ऐसा तनिक भी लगे कि नहीं सरकार उनके अगेंस्ट में कुछ काम कर देगी, तो उनका यहाँ पे लैंड चोरी हो जाएगा, ज़मीन चोरी हो जाएगा, बाउंड्री नहीं हो पाएगा। तो बहुत तरीके का ये सेंसिटिव इशू है और उनकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो क्या पता कम्युनिटी इसमें साथ देना चाहे कि नहीं देना चाहे। सेकेंड है कि वल्नरेबल पीपल को तो बाहर ही रखा गया है। इट मीन्स कि आप देखो कि जो प्रॉपर्टी की बात की जाती है, यहाँ पे एक अच्छी बात ये होनी चाहिए, सिर्फ खरीदो बेटियों के नाम पे भी खरीदो, अपनी पत्नियों अपनी माँ के भी नाम पे यहाँ पे ज़मीन खरीदना चाहिए। तो दलित विमेन और जो टेनेंट फार्मर है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, वो इस तरीके का जो लैंड एक्सेसिंग वाला फार्मूला है उससे वो बाहर ही रह गए। फंक्शनल मार्केट जो है उसकी यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। साथ ही रेगुलर अपडेशन जो है वो
रिकॉर्ड का क्रिएट करने का जो है, यानी कि डिफरेंट अथॉरिटीज़ है जो कि यहाँ पे क्रिएशन के लिए है, जैसे सर्वे ऑफ इंडिया है, मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, साथ ही साथ यहाँ पे आप नोडल एजेंसी किसी और को देख सकते हो। तो इतने सारे जो डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, क्या पता इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो। साथ ही सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की भी कमी बताई जा रही है, क्योंकि आप देखो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम तो है, 100% फंडिंग जो है वो सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम जो है वो स्मूथली हो, क्योंकि गाँव तक यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के राज्य के बिना नहीं जा सकता। तो अगर ये इस तरीके के स्कीम को अगर स्मूथली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो एक अच्छा खासा कॉपरेशन होना चाहिए बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। साथ ही लीगल लूप होल भी देखने को मिलेगा इस स्कीम में। आप देखो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट का, जो कि रेवेन्यू लॉ से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ों की कुछ कमी है, यानी कि स्टेट की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप देखो हरियाणा में ये जो स्कीम है ये आपका पंचायती राज एक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। वहीं अगर ये एक्ट अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ पंचायत को एम्पावर किया गया है कि वो मैप प्रिपेयर कर सकते हैं, ना कि इससे एसोसिएटेड लैंड रिकॉर्ड। तो लैंड रिकॉर्ड यहाँ पे सरकार की डिपार्टमेंट करेगी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत यहाँ पे क्या करेंगे कि सिर्फ मैप को प्रिपेयर करेंगे। तो ये एक आप कह सकते हो कि डिस्प्यूट की पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे दो एजेंसी अगर इंक्लूड हो जाएंगे तो उनके बीच में जो है आपका डिस्प्यूट अगर हो गई और कानूनी तौर पर यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। साथ ही विमेन एम्पावरमेंट की कोई बात यहाँ पे नहीं की गई, तो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। इट मीन्स कि यहाँ पे बढ़ावा देनी चाहिए थी, एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए थी कि महिलाओं के नाम पे भी जो है प्रॉपर्टी खरीदा जाए, महिलाओं की भी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनके नाम पे भी जो है यहाँ पे ज़मीन हो। तो इसकी कमी देखने को मिली है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें कम्युनिटी को इंगेज करना होगा स्टार्टिंग से ही, उनको समझाना होगा, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी अगर वो पीछे हट गए इस तरीके का प्रॉपर्टी कार्ड बनाने से तो फिर इस स्कीम का जो है कहीं से भी भला नहीं होगा, यानी कि ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। तो कम्युनिटी को शुरू से लेकर चलना होगा, उनको समझाना होगा, उनको अवेयर करना होगा, उनको बताना होगा कि सरकार उनके फ़ायदे के लिए ये स्कीम लेकर आई है। साथ ही जो मोस्ट वल्नरेबल पीपल है, जिसमें कि हमारे दलित्स आ जाते हैं, वुमेन आ जाती है, तो उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना होगा। साथ ही एक ग्रीवियंस रिड्रेसल स्कीम यहाँ पे स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, जिससे अगर किसी भी लोग को परेशानी हो तो वो अपनी बातों को बता सके, सरकार तक पहुँचा सके। साथ ही मार्केट को अनेबल करना है जिससे कि बेटर तरीके से काम हो सके। स्टेट को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहिए जो भी कानून है और रेगुलेटरी प्रोसीजर भी। साथ ही हेल्दी कंपटीशन हो स्टेट के बीच में। इट मीन्स कि इस तरीके का जो स्कीम आया है इसकी प्रोग्रेस अगर आप देखो तो किसी राज्य में बेटर होगा, किसी राज्य में बेटर नहीं होगा। तो एक हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए, हर राज्य को यहाँ पे आगे निकल कर आनी चाहिए, ठीक है। साथ ही एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग सिस्टम हो। ग्राम पंचायत को एम्पावर करने की ज़रूरत है, उनको ये ऑथराइज़ करने की ज़रूरत है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स रिकॉर्ड को टाइम टू टाइम जो है लैंड रिकॉर्ड के साथ वो रिवाइज करते रहे। साथ ही यहाँ पे ओनरशिप राइट जो है विमेन को भी देनी चाहिए। जैसे आप देखो कि सरकार की जो एलपीजी उज्ज्वला योजना था, जिसमें कि एलपीजी गैस सिलेंडर महिलाओं के नाम पे दिया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना था, जिसमें कि महिलाओं के नाम पे भी उनके लिए बैंक अकाउंट ओपन किया गया। तो फिर यहाँ पे जब प्रॉपर्टी टैक्स की बात आती है, ज़मीन की बात आती है, तो महिलाओं को पीछे क्यों छोड़ दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ओनरशिप राइट यहाँ पे देना चाहिए जो भी सिंगल वेमेन अगर है तो ये चीज़ों की यहाँ पे बात बताई जा रही है। कंक्लूज़न यही है कि लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज़ करना ये एक फाउंडेशनल स्टेप्स है हमारे देश में, जिससे कि आप देखो कि जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम थी, क्योंकि लैंड को लेकर, ज़मीन को लेकर लोग काफ़ी लड़ते हैं, काफ़ी उनको टेंशन होती है, काफ़ी उनका टाइम बर्बाद होता है। अब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी, तो इससे हमारा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा और लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन भी इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, यानी कि ग्राम पंचायत इंडिपेंडेंटली वो काम कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्वामित्व स्कीम। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है इस बार, तो 2-3 स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में आप हर महीने पढ़ते रहते हो तो कहीं ना कहीं से आपको याद हो ही जाती है और उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिए कि हर एक स्कीम के पीछे सरकार क्या चाहती है और उसको लाने के पीछे उनका क्या मुद्दा है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, ये एक आर्टिकल है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021। ओके, अभी टाइम है, चलिए देख लीजिए। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा नोटिफाई किया गया है। इस बार एक नया रूल्स आया है, कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021। लेकिन ठीक है, इससे पहले आप समझिए कि कॉपीराइट होता क्या है। देखिए, कॉपीराइट क्या होता है ना, कि एक ओरिजिनल वर्क, कोई भी ऑथरशिप है, उनकी अगर खुद की वो काम को क्रिएट किए हैं और उनके काम जो है वो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के अंदर आ जाती है और उन्हीं के काम को कोई और यूटिलाइज़ कर रहा है, तो फिर उसको वो कॉपीराइट कह सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे काम आते हैं। जस्ट इमेजिन कि ये विज़न आईएएस की जो मैं यहाँ पे मैगज़ीन को आपके साथ डील कर रही हूँ, तो ये इसके क्रिएटर कौन है, तो विज़न आईएएस इंस्टीट्यूट है, वो इस मैगज़ीन को बनाते हैं। इसी की तरह आपको इनसाइट आईएएस की भी मैगज़ीन
देखने को मिलता है, जीएस स्कोर की भी मैगज़ीन देखने को मिलती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, शंकर आईएएस की भी मैगज़ीन देखने को मिलती है। तो इसके असली क्रिएटर कौन है? तो वो सारे इंस्टीट्यूट है जो कि इस तरीके के मैगज़ीन को पब्लिश कर रहे हैं, इस तरीके के मैगज़ीन को बना रहे हैं, है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे इस तरीके के मैगज़ीन से आपको यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ और इससे मॉनेटरी बेनिफिट हो रही है मुझे। तो यहाँ पे अगर विज़न चाहे तो मुझे कॉपीराइट मेरे ऊपर कॉपीराइट वायलेशन लगा सकते हैं। ऑब्वियस है, आप देखो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि विज़न की मैगज़ीन से लेक्चर लेते हैं, और भी डिफरेंट आपको मैगज़ीन मिल जाएंगे, इनसाइट आईएएस के मैगज़ीन मिल जाएंगे, जीएस स्कोर के मैगज़ीन मिल जाएंगे। तो उस तरीके की जो इंस्टीट्यूशन है अगर चाहे तो उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं, कॉपीराइट वायलेशन जो है उसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ क्या हो रहा है कि उनका क्रिएटर है, वो इसके क्रिएटर है, लेकिन इसको यूज़ कोई और कर रहा है। अब ये बात अलग है कि ये फ्रीली अवेलेबल है, इसलिए सारे लोग इतने आसानी से जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि दिस इज़ नोन एज कॉपीराइट। ये कॉपीराइट है, ये उनका कॉपीराइट है, वो दूसरे को दे सकते हैं कि मैंने उनका ये चीज़ के ऊपर उनका अधिकार है, लेकिन कोई और इसको इस्तेमाल कर रहा है। लिटरेरी वर्क हो सकते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे आप देखो कि C++, ये सब कोई किसी न किसी ने बनाया है, तो इसको अगर कोई और इसको इस्तेमाल करेगा उसी तरीके से तो उसके ऊपर कॉपीराइट हो सकता है। कोई टेबल्स है, कोई कंपाइलेशन है जिसमें कि कंप्यूटर डेटाबेस आता है, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कोई ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क भी इंक्लूड है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म भी है, साउंड रिकॉर्डिंग भी है। तो ये सब यहाँ पे आपका जो है कॉपीराइट है। अब देखिए, अगर मैं इस लेक्चर में कोई भी अगर बैकग्राउंड में कुछ अगर प्ले कर देती हूँ, कोई भी मूवी का सॉन्ग या फिर कोई भी ट्यून अगर इंस्ट्रूमेंटल जैसे होते हैं उसको मैं प्ले कर देती हूँ, तो उसमें क्या होगा कि वो जिनका गाना होगा तो वो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देंगे, क्योंकि उनका वो इसके क्रिएटर है। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करूँ यहाँ पे, है कि नहीं। आप देखते हो तो यूट्यूब कुछ यहाँ पे जो है अपने कुछ सॉन्ग्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए जिसको आप लोग जो है यूट्यूब में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप देखते भी हो बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं जिसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चलता है। तो अगर आप कोई मूवी की म्यूज़िक लगा देते हो ना, तो वो आप देखो कि उस मूवी के थ्रू या टी सीरीज़ के थ्रू वो कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाता है। तो ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स भी आते हैं, कोई साउंड रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें जो है आपका कॉपीराइट के अंदर आता है। ये राइट्स जो है इसमें आप देखो, राइट है एडेप्टेशन का, राइट है रिप्रोडक्शन का, राइट है पब्लिकेशन का, और राइट है कि उसको ट्रांसलेट करे या कम्युनिकेट करे लोगों के साथ। तो ये सारे अधिकार उसके अंदर आते हैं कॉपीराइट के अंदर। अब देखते हैं हमारे भारत में इससे रिलेटेड क्या कानून है और क्या प्रावधान है। भारत में आप देखो दो कानून हैं, एक है कॉपीराइट एक्ट 1957 का, और उसके बाद कॉपीराइट रूल्स आए 2013। तो इस रूल्स को अमेंड किया गया है 2016 में, ठीक है। तो ये हमारा जो भी कॉपीराइट का जो रूल्स है वो इसके तहत आते हैं। इंडिया सिग्नेटरी है, यानी कि इन सारे फॉलोइंग इंटरनेशनल कॉपीराइट ट्रीटीज़ के सिग्नेटरी है। सबसे पहले 1886 में बर्न कन्वेंशन आया था। इट मीन्स कि जो भी लिटरेरी और आर्टिशन वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपका बर्न कन्वेंशन आया था। तो इसको भी हम लोग इंडिया में परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सल जो कॉपीराइट कन्वेंशन है, इट मीन्स कि यहाँ पे ओरिजिनल जो लिटरेरी है, आर्टिस्टिक है, साइंटिफिक वर्क है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन आया था। साथ ही ट्रेड रिलेटेड जो आस्पेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, ट्रिप्स इसे कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहने का मतलब है कि कोई इंसान अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके अगर वो कुछ इनोवेट किए है, अपने तरफ से कुछ क्रिएट किए हैं, तो उनको यहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। और कॉपीराइट भी एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही होता है, ठीक है। तो ये ट्रिप्स भी यहाँ पे है जो कि WTO के द्वारा यह प्रोवाइड किया गया था 1995 में। अब यहाँ पे देखिए, वीपो का कॉपीराइट ट्रीटी है 2002 का। ये एक स्पेशल एग्रीमेंट है जो कि बर्न कन्वेंशन के ही अंदर था, और इसमें 96 कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज़ जो है वो अडॉप्ट किए हैं इसको। ये प्रोटेक्शन है, कॉपीराइट का जो प्रोटेक्शन है यहाँ पे आपको वीपो का कॉपीराइट ट्रीटी के तहत देखने को मिलेगा। साथ ही वीपो का परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी भी है 2002 का, जो कि यहाँ पे दो तरीके का जो बेनिफिशरीज है उसके अधिकार को डील करते हैं, पर्टिकुलरली जो डिजिटल इन्वायरमेंट में। पहले है परफॉर्मर, जैसे मान लीजिए कि जो एक्टर है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। और कोई प्रोड्यूसर है जैसे कि साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह है, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह है, तो उन सबको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसके लिए वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी लाया गया है, ठीक है। लेकिन एक और है, रोम कन्वेंशन है, जिसको हम लोग साइन नहीं किए हैं। तो बर्न कन्वेंशन, रोम कन्वेंशन, प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन टू कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन को हमने साइन किया है और रोम कन्वेंशन को हमने साइन नहीं किया गया है। तो रोम कन्वेंशन है क्या जिसको हम लोग साइन नहीं किए? तो यहाँ पे देखिए, जितनी भी परफॉर्मर की परफॉर्मेंस होती है, आप देखते हो कि जो पॉप सिंगर होते हैं वो हर जगह जाकर कॉलेज और बहुत सारा कंसर्ट करके वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, तो उनके प्रोटेक्ट के लिए है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे प्रोड्यूसर है फोनोग्राम की, और ब्रॉडकास्ट करते हैं वो भी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो
तो यहाँ पे उन जैसे लोगों को रोम कन्वेंशन में प्रोटेक्ट किया जाता है, बट हम लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। एक है वीपो, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबल है कि जितने भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जॉइंटली ये कन्वेंशन को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो वीपो के बारे में भी याद रखना है, इनके द्वारा भी जो है काफ़ी रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है। इंटरनेशनल अगर कॉपीराइट ट्रीटी आप देखो तो बर्न कन्वेंशन, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, रोम कन्वेंशन, ट्रिप्स है, एंड यहाँ पे आपका वीपो का कॉपीराइट ट्रीटी एंड वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी है। तो ये आपका 5 है जिसको याद रखना है, जिसमें से इसे हमने साइन नहीं किया है। इट मीन्स कि इसकी हम लोग जो है सहमति नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि न्यू अमेंडमेंट जो किया जा रहा है उसमें क्या क्या प्रोविज़न है। सबसे पहला है कि ऑफिशियल जो गैजेट है उसकी पब्लिकेशन की बात की जा रही है। यहाँ पे न्यू प्रोविज़न रखा गया है। इट मीन्स कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी पब्लिकेशन, अगर किसी भी ऑफिशियल गैजेट को यहाँ पे पब्लिश करना था तो उससे पहले मैंडेटरी कुछ रिक्वायरमेंट थी, तो उस चीज़ को एलिमिनेट किया गया है। अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। रॉयल्टी मैनेजमेंट किया जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी न्यू प्रोविज़न है जो कि अनडिस्प्यूटेड रॉयल्टी अमाउंट से रिलेटेड है, तो उसको अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी को यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्रिएटर है तो उसको यहाँ पे कॉपीराइट का जो है वो मिलता है कि आपकी अगर क्रिएटिविटी को कोई चोरी करता है, कोई अपने हिसाब से उसको पब्लिश करता है, तो उसको आप कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हो, ठीक है। तो वो ये उनका रॉयल्टी है। तो अब रॉयल्टी को बेटर तरीके से मैनेज किया जाएगा। इट मीन्स कि जितने भी लोगों के पास कॉपीराइट का हक है उनको बहुत बेहतर तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ मैनेज किया जाएगा और अकाउंटेबिलिटी होंगे। यानी कि अब यहाँ पे अगर कॉपीराइट का वायलेशन होता है तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल, ये यहाँ पे आपका क्लियरिटी के साथ रखा जाएगा। इट मीन्स कि जो भी डेटा है उसको सही तरीके से मैनेज किया जाएगा। साथ ही सॉफ्टवेयर वर्क का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। इट मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर वर्क है उसकी रजिस्ट्रेशन को कम किया गया है। और साथ ही साथ आप देखो कि फर्स्ट यहाँ पे जो है 10 फाइल कर सकते हैं और लास्ट 10 पेजेस है जो कि सोर्स कोड यहाँ पे एप्लीकेंट का होना चाहिए। इट मीन्स कि जो रजिस्ट्रेशन किया जाता था सॉफ्टवेयर वर्क का, अब वो यहाँ पे कम हो पाएगा। एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है ये ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के थ्रू हर एक साल फाइनेंशियल ईयर में ये देखें कि कॉपीराइट सोसाइटीज़ जो है वो कितना यहाँ पे इसको पब्लिक कर पा रही है। तो ये चीज़ें कॉपीराइट सोसाइटी को दिया गया है कि वो इस रिपोर्ट के थ्रू बता सकते हैं कि एनुअली एक फिनेंशियल ईयर में कितना ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया गया है। इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म भी है यहाँ पे। इट मीन्स कि अमेंडमेंट जो है वो कॉपीराइट रूल्स को और ज़्यादा हार्मोनाइज किए है, यानी कि यहाँ पे जो फाइनेंस एक्ट 2017 है उसके प्रोविज़न के साथ इसको जोड़ा गया है। साथ ही हाई कोर्ट के पास पावर भी है। इट मीन्स कि न्यू रूल्स में आप देखो कि जो पावर है इन फेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड का, वो यहाँ पे आपका पावर रिप्लेस हो गया है कॉपीराइट बोर्ड से। तो बट ड्यू टू न्यूली नोटिफाइड जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म है उसके कारण आप देखो कि इसको एबॉलिश कर दिया गया है। यानी कि अभी आप लोग जान रहे हो कि नया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म लाया जा रहा है। जितने भी छोटे छोटे ट्रिब्यूनल है, जैसे कि आप देखते हो एनजीटी है और छोटे छोटे ट्रिब्यूनल है, तो उन सबको हटा के एक नेशनल ट्रिब्यूनल बनाने की बात की जा रही है। तो ये जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म है इसके कारण क्या है कि पहले यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड थे, अब ये इसको भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया जा रहा है और एक आपका जो है एक नेशनल ट्रिब्यूनल बनेगा। और जो पावर है इस तरीके का, इट मीन्स कि जो भी पावर यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड के पास था, अब वो सारे पावर जो है उस राज्य के हाई कोर्ट के पास होगा। तो ये एक बड़ी शिफ्टिंग है, इसको ध्यान रखना है। टाइम लिमिट भी है। इट मीन्स कि सेंटर के पास टाइम लिमिट है कि कोई भी एप्लीकेशन उनके पास आता है कॉपीराइट सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसके लिए 6 महीने से ज़्यादा जो है वो एक्सटेंड नहीं कर सकते, या 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, 180 डेज तक। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है कि दीज आर द प्रोविज़न। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा कि आज के डेट में डिजिटल डोमेन है। आज की डेट में आप देखो कि डिजिटल डोमेन है, तभी इतना ज़्यादा जो है कॉपीराइट वायलेशन देखने को मिल भी रहा है। पायरेसी हो रही है, लोग जो है ऑनलाइन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप गेम, मूवी, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आप देखते हो, बहुत सारी मूवी जो रिलीज़ होती है उसका पायरेटेड कॉपी आपको जो है देखने को मिल जाता है ऑनलाइन कंटेंट में। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी है, यूट्यूब है, जहाँ पे आपको मूवीज़ देखने को मिलते हैं, गेम वगैरह देखने को मिलते हैं। तो मेनली आपका जो कॉपीराइट वायलेशन है ना, वो इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हैं। तो यही सारी चीज़ों को लेकर जो है आज की डेट में आप देखो कोई भी चीज़ ईजिली अवेलेबल है। एक ज़माना था जब विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी पड़ती थी, जब इनसाइट की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी पड़ती थी, बट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। आज की डेट में आप देखो टेलीग्राम में सब फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है आपको। इट मीन्स कि जो भी आप PDF वगैरह चाहिए तो वो सब अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है, कुछ मूवीज़ भी वहाँ पे अवेलेबल होती है, गेम्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक्चुअली जो यहाँ पे पायरेसी है, यानी कि चोरी की जा रही है मटेरियल की, तो वो चीज़ें हैं उसको कैसे रोक पाएंगे। साथ ही जो डिजिटल डोमेन में काम है वो डे बाय डे रिप्रोड्यूस हो रहा
रहा है। आप देखो कि एक बार टेलीग्राम में क्या चला था कि सबको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया गया था, बहुत सारे चैनल वहाँ बंद हो गए थे। लेकिन फिर आज की डेट में आप देखो कि और भी चैनल फिर से रिप्रोड्यूस हो गए, फिर वही कंटेंट वो प्रोवाइड करने लगे। तो डिजिटल डोमेन में इस चीज़ को रोकना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। साथ ही पब्लिक वर्सेस प्राइवेट यूज़, कॉपीराइट एक्ट जो 1957 का है हमारे पास, ये अलग अलग डिस्टिंग्विश साथ ही साथ जो है हमें क्रिएटर को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्रिएटिविटी को इनकरेज करने के लिए, देखिए ऐसी ही चीज़ें अगर चोरी होती रहेगी, जो लोग मूवी बनाते हैं इतना मेहनत करके, जो लोग गेम्स बनाते हैं, उनकी अगर आपको फ्री अवेलेबल करा दी जाएगी तो फिर उनकी क्रिएटिविटी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो उनकी क्रिएटिविटी मरनी नहीं चाहिए, ख़त्म नहीं होनी चाहिए, जिससे कि उनको इंश्योर हो कि हाँ कुछ भी आप नया करोगे तो आपकी पहचान होगी। हार्मोनाइजेशन होनी चाहिए कानूनी को लॉ पे, यानी कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 28 राज्य है तो कोई राज्य अपने हिसाब से कुछ और कानून बना ले, कोई राज्य को अपने हिसाब से कोई और कानून बना ले। तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए लायबिलिटी की, यानी कि जिस इंसान का वो लायबल है तो उसके लिए वो डिटरमाइन होना चाहिए, उनको उस तरीके का इंश्योरिटी प्रोवाइड करें। ह्यूमन रिसोर्सेज कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। एक ह्यूज नीड है हमें स्किल्ड और ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज की, जो कि डिटेक्ट कर सके कि कहाँ कहाँ कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट हो रही है, यानी कि कॉपीराइट का वायलेशन हो रहा है, और इसको हम लोग रोक भी सके, वो भी लीगल प्रोटेक्शन के साथ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में, देखते हैं। तो ये डिजिटल जो कंटेंट है